हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में गारंटीड असर्शन इन रीजनिंग फॉर क्लास 12th फिजिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। भाई जितने भी पार्ट है इसके आएंगे ना 1 2 3, भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरपूर है। आप ये मान के चलिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस आपके एग्जाम में 100% से भी ज्यादा है। भाई सक्सेस की चाबी आपके पास है, सिर्फ आपको इसको लेकर के इसको इन वीडियोस को फॉलो करना है। मिशन 100% है आपके टर्म 1 एग्जाम में और उसको अपन अचीव करके रहेंगे। ये सिर्फ चैप्टर 1 नहीं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, जितने भी चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे इन सभी के आपको एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी जा रही है इसको एक बार आप जरूर चेक करें, आपके बहुत काम की है। सीधे काम की बात पर आएंगे। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप ऑप्शन कैसे टिक करते हैं। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाएगी। असर्शन रीजनिंग में आपको हमेशा 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, असर्शन में 1 और रीजन में 1। ठीक है। अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है और 2 भी ठीक है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो इसका रीजन बता रहा है फर्स्ट वाले का, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नाउ अगर आपका सिर्फ असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन को असर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, दैट मींस रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट सही लिखा है लेकिन रीजन गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे। अगर दोनों ही गलत है तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे। देखो एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि मान के चलो ये स्टेटमेंट आपका असर्शन है और ये वाला स्टेटमेंट आपका रीजन में दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आई विल नॉट हैव फूड टुडे। मान के चलो कि भाई मैंने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और रीजन क्या दिया है, मेरा नाम अभिषेक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि भाई मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट ठीक होने के बाद भी मुझे ऑप्शन नंबर बी टिक करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है। क्या ये रीजन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं बता रहा है, और जब रीजन जो है आपका सही नहीं हो तो फिर आपको बी ऑप्शन टिक करना होता है। लेकिन अगर ये लिखा होता, अगर ऑप्शन नंबर 2 में दिया होता आई एम नॉट हंग्री टुडे, आई एम नॉट हंग्री टुडे, भाई आज मुझे भूख नहीं लग रही है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ये स्टेटमेंट होता तो मैं खाना नहीं खाऊंगा ये भी सही है और मुझे आज भूख लग रही ये भी ठीक है, और जो दूसरा वाला जो रीजन जो स्टेटमेंट है वो इसका रीजन भी बता रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करता है। समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं, देखो आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको जानिए। देखिए असर्शन में क्या लिखा हुआ है एक बार इसको पढ़िए कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पहले तो अपन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ना तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है मूव करेगा, ऑलवेज कह रहा है। तो जान लेते हैं, है ना। आप इसको समझते हो लेकिन आपका जो है ना एक आध कॉन्सेप्ट अच्छा जो है क्लियर कराते हैं। देखो जरा आगे मत बढ़ जाना, आप इसका आंसर जान गए फिर भी मान के चलो कि आपके पास जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है तो ये हायर पोटेंशियल पर होगी। ये नेगेटिव चार्ज है तो मैं इसको कहूंगा ये प्लेट लोअर पोटेंशियल पर है। अगर मैं इनके बीच में इस चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूं, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रखता हूं तो आप मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? मन में बोलो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? बोले इस साइड भागेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? इस साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है। वैसे भी कॉमन सेंस क्या कहता है कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो ये इस साइड भागेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये स्टेटमेंट इसका मतलब ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के मन में जो है एक छोटा सा जो है कंफ्यूजन होती है, या कहूं कि अधूरी जानकारी होती है। तो आपको बता दें कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये जो है नेगेटिव है इसलिए इसको लोअर पोटेंशियल पे कहा, पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल पे नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई ये आपके पास एक प्लेट है और आपके पास एक और प्लेट है। भाई ये वाली प्लेट पर जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट पे भी पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं कि दोनों प्लेट हायर पोटेंशियल पे, ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पर और उसकी कंपैरिजन में ये वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे। तो अगर मान के चलो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये ज्यादा रिपेल करेगा, ज्यादा जो नेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो उस डायरेक्शन में होगी। तो ये वाला चार्ज कहां भागेगा? बोले इस डायरेक्शन में, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो याद रखिए कंफ्यूजन और जो है ना अपने साथ अधूरी जानकारी मत रखना। लोअर पोटेंशियल का मतलब सिर्फ
पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता, लोअर पोटेंशियल का मतलब लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। असर्शन वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। अब रीजन क्या है, हमेशा जो है पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल की ओर क्यों भागता है? बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो आपकी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, और इसी पर जो है, इसी डायरेक्शन में जो है फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर। अगर ये रीजन लिखा होता ना, तो स्टेटमेंट को मैं आंखें बंद करके करेक्ट तो कर देता, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, इसके साथ साथ इसका रीजन भी एक्सप्लेन कर देता। लेकिन यहां पर देखो कुछ और बात लिखी हुई रीजन में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वाला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। इसको एक्सप्लेन क्या करेगा? स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना। तो आपका असर्शन, क्योंकि पोटेंशियल जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है, तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यहां पर आपका रीजन गलत है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर हम आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, असर्शन में कह रहा है कि ऑन गोइंग अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ऑन गोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ केसेस। कह रहा है कि अगर आप भले ही पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएं या फिर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाएं, कह रहा है कि जो पोटेंशियल है ना, वो तो सेम रेट से डिक्रीज होगा। भाई ये कैसी बात हुई? पोटेंशियल डिक्रीज होगा ऐसा कह देता तो मैं मान लेता, लेकिन सेम रेट से डिक्रीज होगा ये एकदम गलत बात है, बिकॉज हमने इसके लिए डेरिवेशन ही पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ये तो इसका फॉर्मूला निकाला है, सॉरी q अपॉन r। जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन या फिर कहूं P अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। समझ गए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी डिक्रीज होगा, किसके केस में? डायपोल के केस में, बिकॉज यहां पर देखो इनवर्स में स्क्वायर लगा है और यहां पर सिंपल जो है ना, सिंपल आर लिखा हुआ है, समझे ना? तो सेम रेट से डिक्रीज नहीं होगा, ये सेम रेट वाली बात एकदम गलत लिखी हुई है, बिकॉज यहां पर जो पोटेंशियल डिक्रीज होगा डायपोल के केस में फास्टर, ठीक है ना, फास्टर रेट से। चलिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। रीजन में क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज इन ऑल केसेस। भाई कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन ऑल केसेस, हर एक केस में। भाई ये तो एकदम पूरी तरह से गलत बात है ना। यहां पर देखो सिंपल इनवर्स, यहां पर सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। समझ गए ना बात को? तो देखो यहां पर हर एक केस में इनवर्स स्क्वायर लॉ तो नहीं लगता, ये वाला स्टेटमेंट भी इन्होंने गलत लिख दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाए। कौन सा? डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया वो जरा ध्यान सुनना। भाई कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज द पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ध्यान दो, कह रहा है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर का मतलब होता है जिनमें पोल्स हो, पोलर का मतलब वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जो है ना इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगता है। समझे ना? अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स ऑलरेडी बने होते हैं। चलिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियली जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, कैसे? पोलर डाइलेक्ट्रिक, देखिए इनमें देखो क्या लिखा है, एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखो अभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये आपका पोलर वाला, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं डायपोल, पॉजिटिव नेगेटिव, कहीं पर भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, कहीं पर भी आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, रैंडम जो है डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह से डायपोल मोमेंट आपका होता है। ठीक है ना? अभी एक्चुअल में क्या है ना कि ये पोलर डाइलेक्ट्रिक तो है, लेकिन इसके पास डायपोल मोमेंट जो है ना, नेट डायपोल, इसका नेट डायपोल मोमेंट जो है आपका जीरो है। पता है क्यों? बिकॉज हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में फैले हुए हैं। लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये डायपोल आपके एकदम जो है ना सीधे हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव को ये यहां पर अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पर नेगेटिव और इस साइड सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे कि यहां पर क्या हो गया, जब इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो हम कहते हैं कि ये हो गया पोलराइजेशन। क्या हो गया?
पोलराइजेशन, और उसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो भाई देखो, पहले तो उसके पास नेट डायपोल मोमेंट कैसा था, बोला पहले इसके पास नेट डायपोल मोमेंट 0 था, लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई की तो यहां पे पोलराइजेशन हो गया। क्या हो गया? नेट डायपोल मोमेंट आ गया एक फिक्स डायरेक्शन में, तो हमने कहा भाई पोलराइजेशन हो गया। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है, एकदम ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक, स्टेटमेंट एकदम ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो है ये इसको फिक्स डायरेक्शन में जो है घुमा देगी, और इसके साथ साथ जो पहले था वो रैंडमली जो है ओरिएंटेड ये थे, जिसके कारण से इसके बाद नेट डायपोल मोमेंट नहीं था। तो भाई यही बात देखो, अगर इसमें लिखी है तो हमारा ये रीजन ठीक है, नहीं तो गलत है। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ईच मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डायपोल मोमेंट, हर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट पहले से होता है, लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है ना, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ, अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी जाएगी तो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, ये आपके सीधे हो जाएंगे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ए, बिकॉज ये जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है इसके रीजन को भी बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसमें क्या हो रहा है आपका असर्शन में क्या लिख के दिया हुआ है, द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा कि भाई सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। लेकिन हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो क्यों पाता है, बिकॉज हर एक पॉइंट पर चार्ज जो है ना सेम होता है। हर एक पॉइंट पर चार्ज सेम क्यों हो पाता है, बिकॉज कंडक्टर में जो चार्जेस का फ्लो है जब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस एकदम जीरो ना हो जाए, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक कंडक्टर में करंट का या चार्जेस का फ्लो होता रहता है। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है और ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और यही तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो लिखा है वही तो उसका रीजन है। तो आपको यहां पर क्या लिखना है कि आपका जो असर्शन है ये आपका पूरी तरह से ठीक है और रीजन भी आपका ठीक है, और जो एक्सप्लेनेशन है रीजन का वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्टर कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर। कह रहा है कि भाई पूरा चार्ज जो है ना, मान के चलो आपके पास एक कंडक्टर ए है, आपके पास एक कंडक्टर बी है, कह रहा है कि पूरा चार्ज आप कभी भी ट्रांसफर नहीं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कह रहा है कि पूरा चार्ज आप कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। पता है क्यों? जैसे मान के चलो जैसे मान के चलो ऐसा नहीं होता कि अगर इसके पास 10 जो है चार्ज है, 10 पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर जो है 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक, तो आप अगर इनको कनेक्ट करोगे तो चार्जेस का फ्लो यहां से यहां होगा हमेशा? बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी कंडीशन जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चार्जेस का फ्लो यहां से यहां भी हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक टंकी जो है ज्यादा भरी है और एक टंकी जो है कम भरी है, अगर इन दोनों को जोड़ा गया तो फिर पानी का फ्लो कहां से कहां होगा? तो आप कहेंगे सर ज्यादा वाली टंकी से कम वाली टंकी में पानी का फ्लो होगा। हमारा आंसर है कि होगा, ये बात ठीक है, लेकिन हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर ये वाली टंकी आपकी ऊपर रखी हुई छोटी वाली, तो पानी का फ्लो छोटी टंकी से कहां से, छोटी टंकी से बड़ी टंकी में होगा। ठीक है ना, तो और पूरा का पूरा पानी जो है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, तो बस यही जो है आपको चीजों को समझना है कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास ये एक कंडक्टर है, इसके पास कुछ भी चार्ज होगा, ध्यान रखो, इसके पास कुछ भी चार्ज होगा, ठीक, तो इसके पास खुद का कोई पोटेंशियल है ना इसके पास। अब मान के चलो इसके अंदर आपने कोई एक कंडक्टर रख दिया। अब देखो इस जगह पे इसका खुद का पोटेंशियल होगा, बोलो 50 वोल्ट, और इस कंडक्टर का भी खुद का पोटेंशियल हुआ मान के चलो 5 वोल्ट। तो अंदर इसका इंटीरियर जो होगा ना वो 55 वोल्ट पे होगा, और इसका एक्सटीरियर बाहर वाला जो कंडक्टर 50 वोल्ट पर है, क्योंकि देखो इसका अंदर का पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट, और इसका खुद का छोटे वाले का खुद का पोटेंशियल 5 वोल्ट, तो ओवरऑल पोटेंशियल अंदर वाले कितना हुआ 55 वोल्ट। तो जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका सारा का सारा चार्ज बाहर ट्रांसफर हो सकता है।
याद रखिए। ऐसा ही तो वेन डी ग्राफ जनरेटर में आपने पढ़ा होगा, एक इसके अंदर अंदर एक स्फीयर होता है और एक बड़ा स्फीयर, तो जितना भी चार्ज यहां पर आता है वो सारा का सारा चार्ज यहां पर जो है ट्रांसफर होता रहता है। तो याद रखिए, ऐसा जरूरी नहीं होता कि पूरा चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला केस हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। नाउ तो पूरा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका गलत लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जबकि चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत लिखा है। टोटल चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर इज नॉट पॉसिबल, बता दिए भाई पूरा चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है, इसमें कोई दो राहे नहीं है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी इन्होंने गलत लिखा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका, सॉरी हाँ जी डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें गलत लिखी हुई हैं। नाउ आगे बढ़ेंगे, अभी आगे क्या दे रहा है असर्शन में, द कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस। भाई अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं, दोनों पर अगर सेम पॉजिटिव चार्ज है, सेम वॉल्यूम है, तो कह रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या ये चीज सही है या गलत? क्या लगता है, क्या ये चीज सही है या गलत? तो इसका आंसर होगा भाई ये गलत है। पता है क्यों? इसलिए गलत है, मान के चलो आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर पर आपने जो है बराबर जो है 2 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक, और आपके पास एक सिलेंडर है और आपने इसको भी 2 कूलाम का चार्ज दे दिया, दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम मान लो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों का शेप अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है, शेप अलग अलग है। तो आप देखिए कि भाई जो पोटेंशियल है ये इनके शेप पर भी डिपेंड करेगा। ये आपका जो जैसे मान के चलिए ये आपका कैसा है, ये स्फेरिकल है, ये आपका सिलेंड्रिकल है, तो इन दोनों केसेस में पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी ये अलग अलग होगी, ये चीज़ आपको समझनी है। तो उसने क्या कहा है कि अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है इक्वल वॉल्यूम है तो मस्ट ऑल्सो, मतलब मस्ट लगा रहा है, समझ रहे हो, तो जरूरी मतलब जो है ना कह रहा है कि सेम पोटेंशियल होना ही चाहिए, हो सकता है लेकिन होना ही चाहिए, ये चीज पूरी तरह से गलत है, ठीक। चलिए और क्या कहा कि पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज, कह रहा है कि पोटेंशियल सिर्फ चार्ज पर डिपेंड करता है और वॉल्यूम पर, ये चीज तो गलत हो गई ना। अभी क्या बोला, पोटेंशियल जो है आपका शेप पर भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट ये गलत लिखा है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे, हाँ अभी देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, असर्शन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 7 को, नो वर्क इज डन in taking positive charge from one point to another inside positively charged metallic sphere while outside the sphere work is done in taking charge toward the positive sphere या toward the sphere। ये स्टेटमेंट आपका एकदम ठीक है। आपको समझा देते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ और यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मान के चलिए आपके पास एक पॉजिटिव जो है पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर बनाएगा, मान के चलो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, हम इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, चारों ओर बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक चार्ज को लेकर के आ रहे हो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के अगेंस्ट लेकर के आओगे तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको यहां पर वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ा, कहां तक वर्क करना पड़ेगा? सिर्फ इसकी सरफेस तक। तो सरफेस तक जैसे मान के चलिए 50 वोल्ट पोटेंशियल हो गया, तो जब आप इसके अंदर एंटर कर जाओगे तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो है? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो 50 वोल्ट हो गया ना, मान के चलो इसकी सरफेस तक का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, ठीक, इसका सरफेस तक का पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो आपने 50 जूल तक का वर्क तो कर ही दिया ना। अंदर एंटर कर जाओगे तो क्या वर्क की वैल्यू, पोटेंशियल होता है आपका वर्क अपॉन चार्ज, अंदर एंटर कर जाओगे तो जितना वर्क कर दिया वो सारा का सारा वर्क जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्या चार्ज जीरो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए अंदर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होती, अंदर पोटेंशियल जो है ना कैसा होगा, 50 वोल्ट ही होगा, ठीक है, बात समझना। और एक और चीज, अंदर जब आप जाएंगे तो क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस चार्ज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो फिर आप चाहे यहां से यहां जाए चाहे यहां से यहां जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस चार्ज को कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा किसी फोर्स के अगेंस्ट। तो क्या कह रहा है कि नो वर्क इज डन इन टेकिंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इनसाइड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर। तो अगर आप इनसाइड, अंदर जो है ना कितना भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओ आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर होगे स्फीयर के ओर आओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। स्टेटमेंट पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, ठीक है। रीजन क्या दे दिया भाई, रीजन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हर पॉइंट पे सेम होगा, ठीक है,
ये इसका रीजन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम होगा। अगर यहां का पोटेंशियल भी स्फीयर के अंदर, यहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल 50 वोल्ट, तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? 0, क्योंकि जैसे वर्क का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क का फॉर्मूला तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 पॉइंट्स का, 0। तो फिर इसके अंदर जो वर्क होगा ये भी आपको 0 करना पड़ेगा। ये इसका एक रीजन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी हम इसका रीजन बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, देखो ये उल्टी चीज दे दी इन्होंने, क्या लिखा है? चार्ज इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जबकि करंट क्या होता है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सही स्टेटमेंट होता है। यानी कि उन्होंने क्या उल्टा कह दिया कि करंट के फ्लो को चार्ज कहते हैं, जबकि होता क्या है? चार्ज के फ्लो करंट। तो असर्शन आपका गलत है। इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडीज व्हेन कनेक्टेड इफ देयर चार्जेस आर सेम। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर दोनों बॉडीज के पास सेम चार्ज है, देखो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अभी तो बताया, अगर दोनों बॉडीज के पास मान के चलो सेम पानी है, दोनों टंकी में 5-5 लीटर पानी है, तो कह रहा है कि अगर आपने इन दोनों टंकी को जोड़ दिया तो पानी का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है, तो दोनों के पास अगर सेम पानी भी है तो हायर पोटेंशियल से पूरा का पूरा पानी लोअर पोटेंशियल पे चला जाएगा। इसी तरह से अगर दोनों के पास 5 कूलाम चार्ज है, लेकिन इसका पोटेंशियल क्या है? कम है। मान के चलो ये बड़ा स्फीयर हो गया, बहुत बड़ा, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल मान के चलो इसका पोटेंशियल कम है, लेस है। ठीक, या फिर कहें इसका पोटेंशियल लेस है और इसका पोटेंशियल जो है हाई है, दोनों के पास सेम चार्ज है, तो बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है इसका। तो फिर अगर आप इसको कनेक्ट भी कर दोगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जो है चार्ज का फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर दोनों पर 400 सेम है तो फिर पोटेंशियल कैसे अलग अलग हो गया? भाई पोटेंशियल जो है शेप पर भी तो डिपेंड करता है। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। चार्ज तो जो सेम है, अब जिसकी रेडियस बड़ी उसका पोटेंशियल छोटा हो जाएगा। ये चीज, छोटी छोटी चीज आपको ध्यान देनी है। तो भाई ये वाला स्टेटमेंट भी उन्होंने गलत लिख दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज विल नॉट फ्लो लिखा है, भाई फ्लो होगा। अगर दोनों पर चार्ज सेम है तब भी जो है जो चार्ज है आपका फ्लो हो सकता है। तो असर्शन भी गलत और रीजन भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0। पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है ना 0 माना जाता है, ये एकदम सही बात है। क्यों? मैं आपको समझा देता हूं भी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 0। भाई अर्थ की सरफेस पर इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। कह रहा है कि 0 होती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, तो कह रहा है अपन जो है ना अपन डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हैं कि ए तो ठीक है लेकिन बी आपका गलत ही है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कच्चा खिलाड़ी बनाना नहीं चाहता, मैं आपको बताता हूं कि आप जो है पक्के खिलाड़ी बने। तो उसका रीजन भी एक बार जान लो। रीजन इसका होता है कि जैसे मान के चलिए, इसको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी मैं, कि मान के चलो आपके पास अर्थ है, तो अर्थ को जितना मर्जी चार्ज दे दो, जितना मर्जी चार्ज दे सकते हो उतना चार्ज दे दो आप। ठीक है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल है, ये इसकी पोटेंशियल कम से कम बढ़ती है, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल इसका पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अर्थ की कैपेसिटेंस जो है इनफाइनाइट है। अर्थ की कैपेसिटेंस कैसी है? इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो हो जाएगा दैट विल बी क्यू अपॉन सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू बाय सी की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वैसे भी आपका 0 निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्टेटमेंट तो ठीक है। अब अगर ये बता दे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्यों है और ये वेक्टर क्यों है, तो फिर आपका ये ठीक हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज 0। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये वाला स्टेटमेंट ठीक है कि पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी, स्टेटमेंट ये वाला पहला वाला ठीक है। लेकिन रीजन में देखो क्या लिखा हुआ, रीजन वाला स्टेटमेंट गलत है। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इनके सेंटर पे अगर आप देखोगे ना तो पोटेंशियल तो हो जाएगा 0, पोटेंशियल तो हो जाएगा 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी नॉन जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका असर्शन ठीक है, रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए।
अब देखिए असर्शन में क्या लिखा हुआ है कि एट ए पॉइंट इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ। मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट द रेट ऑफ पोटेंशियल विल बी जीरो अलॉन्ग द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल जो चेंज होने की जो रेट है ये जीरो होगी अलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी ऊपर जा रही है तो पोटेंशियल भी तो आपका ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चेंज होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल की जो पोटेंशियल जो चेंज होगा वो इस पॉइंट पर चेंज होगा, इस पॉइंट पर चेंज होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल आपका इस पॉइंट पर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक लिखा हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट छोड़ना इलेक्ट्रिक फील्ड या वेस्ट टू ईस्ट छोड़ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में तो चेंज होगा। तो आपकी जो पोटेंशियल चेंज होगा वो अलोंग आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नहीं होगा। तो स्टेटमेंट आपका एकदम सही इन्होंने लिख करके दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन स्पेस, या ऐसे लिखना चाहिए इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, ऐसा लिखना चाहिए, इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। कह रहा है कि अगर मान के चलिए चार्ज के अराउंड जो स्पेस बन रही है उसी स्पेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इस रीजन को इसने एक्सप्लेन किया जो अभी हमने क्या एक्सप्लेन किया आपको? नहीं। तो आपका जो आपका स्टेटमेंट ऊपर वाला भी ठीक है, स्टेटमेंट नीचे वाला भी ठीक है, लेकिन नीचे वाला स्टेटमेंट ऊपर वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट असर्शन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है ना, तो आपका यहां पर बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और असर्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि असर्शन में कह रहा है कि कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली अ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कह रहा है कैपेसिटर में आप सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज दे सकते हो। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, बताएंगे क्यों। ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन उसने ये तो नहीं बताया ना कि लिमिटेड चार्ज ही क्यों ले सकता है। तो आपका असर्शन ठीक है, असर्शन का स्टेटमेंट ठीक है, और कैपेसिटर में आप एक सफिशिएंट क्वांटिटी का चार्ज या एक फिक्स क्वांटिटी का चार्ज ही दे सकते हो, उससे बहुत ज्यादा नहीं। तो कंडीशन क्या है आपका, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, तो आपका इसमें बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसने ये तो नहीं बताया ना कि लिमिटेड क्वांटिटी क्यों आ सकती है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर के प्लेट है, अगर आपने बहुत बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया तो जो एयर होगी ना, इसकी एयर का इलेक्ट्रॉन खिंच करके यहाँ पर आ जाएगा। दैट मीन्स एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये ब्रेक हो जाएगी, जिसके कारण से एयर के इलेक्ट्रॉन इसके पास आने लगेंगे और आप कोई भी चार्ज देंगे तो एयर का इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आप एक फिक्स क्वांटिटी से ज़्यादा चार्ज इसको नहीं दे सकते, तो इसका रीजन हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डिक्रीज। देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब एक्चुअल में क्या है कि अगर आप डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस आपकी डिक्रीज होगी। कैपेसिटेंस यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और यही बात तो लिखी हुई है। क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज, कैपेसिटी इंक्रीज होगी अगर डिस्टेंस कम हो जाए तो। इनवर्स रिलेशन है, एकदम ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। रीजन क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये इसका रीजन है, और यही चीज में एक्सप्लेन किया, तो आपका असर्शन रीजन दोनों ठीक हो जाएंगे, तो आपका ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज ऑन इट। कह रहा है कि भाई कैपेसिटेंस जो है ना, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है। कोई सा भी जो है फॉर्मूला उठा लो, चाहे आपका एक कंडक्टर के लिए भाई सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, चाहे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन आपका जो है डी, है ना, या फिर आपका जो है नॉर्मल जो स्फेरिकल कैपेसिटर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी, समझ रहे हो, या शायद मेरे हिसाब से उल्टा है ये। हाँ, तो चाहे आप कोई सा भी जो है ले लो, इसमें चार्ज कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो कैपेसिटेंस जो है ना चार्ज पर डिपेंड नहीं करती भाई। मान के चलो उस टंकी में 500 लीटर पानी बन सकता है, ठीक है, तो चाहे इसमें कम पानी हो या ज़्यादा पानी,
लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है 500 लीटर। इसी तरह से इसके पास चार्ज कम हो या ज़्यादा, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 500 लीटर, समझे ना। या जो भी आपके 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड हो, तो कैपेसिटेंस जो है ना चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल इसके सेटअप पर, मतलब इसका साइज क्या है, शेप क्या है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग में मीडियम कौन सा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि क्या बोला आपसे, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ये किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, शेप पर डिपेंड करती है और सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट भी यही बता रहा है कि ये इसके ज्योमेट्रिकल जो है सेटअप पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ जगहों पर इसमें बी भी दिया हो सकता है, लेकिन आप इसमें अगर ए भी सही लगाएंगे तो आपका पूरी तरह से श्योर है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है ना आप बी नंबर पे आ जाएं असर्शन में। व्हेन एयर, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, 50 नंबर पे आ जाओ। व्हेन एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज रिप्लेस्ड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। कह रहा है कि अगर मान के चलो आपके पास एक कैपेसिटर है, तो याद रखिएगा अगर आप एयर को रिप्लेस करके डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं, क्या लगाते हो, एयर के अलावा कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो कैपेसिटेंस जो है ना इंक्रीज होती है, ठीक है। आपने पढ़ा भी हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये सिंपल एयर के लिए के का इंटू कर दोगे ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंटू कर दोगे, तो ये आपका जो ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए जो है कैपेसिटेंस होती है, ठीक। तो के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक, जैसे मान के चलो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है और ये वाला आपने डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल किया है हवा की जगह, एयर की जगह, तो 2 गुना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। पता है ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा ना, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जैसे मान के चलो ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की और ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव प्लेट इसके नेगेटिव चार्ज को इस साइड जो है ना इंड्यूस कर लेगी, पॉजिटिव को इस साइड, तो इसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी ई नॉट, और इसके अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो आपका पोटेंशियल भी डिक्रीज, बिकॉज हमने पढ़ा ना इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज तो पोटेंशियल भी डिक्रीज, और अगर पोटेंशियल डिक्रीज तो फिर पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी, समझे ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होने से आपकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। तो बस यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, और यही रीजन है असर्शन का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। हुआ है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इन्फिनिटी, भाई के की वैल्यू मेटल के लिए इन्फिनिटी है, ये बात एकदम ठीक है। अब रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ो कि व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर इज फिल्ड कंप्लीटली विद मेटेलिक स्लैब। जैसे मान लो आपने पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर के लिए जो डेरिवेशन किया हुआ है वो कुछ इस तरह से किया हुआ है, रिजल्ट ये आ रहा था। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने मानी थी कि भाई जो स्मॉल डी है, तो रिजल्ट आपका ये आ रहा था। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि भाई इफ कंप्लीटली फिल्ड, जो स्लैब है डाइलेक्ट्रिक वो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो इस स्लैब की जो थिकनेस होगी ये डी के बराबर हो जाएगी, तो डी और टी की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी। थिकनेस की जगह जो है ये जो टी है ना, ये डिस्टेंस ये आपकी डी के बराबर हो जाएगी, प्लस टी अपॉन के क्या होता है, टी अपॉन के होता है आपका के, टी अपॉन के है ना, तो टी को चलो मैंने यहां लिख दिया इनटू के के नीचे, के का मतलब क्या है इन्फिनिटी, ठीक है ना। के की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी, बिकॉज मेटल का केस है, मेटल भर रहे हो आप, ध्यान से देखो ध्यान से देखो। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में कह रहा हूं 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो 0 प्लस 0 दैट मीन 0 का डिवाइड होगा। कैपेसिटेंस में एप्सिलॉन नॉट ए में आप 0 का डिवाइड करोगे तो कैपेसिटेंस इसकी हो जाएगी 0, ठीक है। तो आपको समझना है कि अगर आप मेटल इसमें भर दोगे तो पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसकी कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, वेरी लार्ज इसमें नहीं होगा, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली ए ठीक है, तो आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, और सॉरी ए स्टेटमेंट ठीक है ना, आपका स्टेटमेंट नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कौन सा, सी। तो योर आंसर इज सी, ये आपका
सी assertion is true but reason is false. now अभी देखो, when charges are shared between two bodies देयर अकर्स लॉस ऑफ चार्ज बट देयर अकर्स लॉस ऑफ एनर्जीज, है ना। तो वो जो है, अगर दो बॉडीज के बीच में चार्ज का ट्रांसफर आप कर रहे हो तो एनर्जी लॉस होता है, ये ठीक है, एकदम ठीक बात है। कह रहा है कि जब शेयरिंग होती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जाता है, ये बात एकदम गलत है। चार्ज, इसका चार्ज पे ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी फेल नहीं हो रहा है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक लेकिन रीजन गलत, तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चार्ज ऑन ऑल कंडेंसर आर कनेक्टेड इन सीरीज इससे, मान के चलो आपके पास कैपेसिटर है भाई 3-4, कंडेंसर और कैपेसिटर की बात है। इन तीनों पे जो चार्ज है ये तीनों पे सेम है क्योंकि सीरीज में तो भाई चार्ज सेम होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एकदम ठीक जा रहा है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट। याद रखिए भाई, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, याद रखो कि तीनों पर जो चार्ज है वो इसलिए सेम है क्योंकि तीनों जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट एकदम ठीक। लेकिन कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन इट, बिल्कुल गलत है भाई। जो कैपेसिटेंस होगी ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बिकॉज कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड ही नहीं कर रही है। कैपेसिटेंस तो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि मीडियम कौन सा है, एरिया कितना है प्लेट्स का, डिस्टेंस कितनी है दो प्लेट्स की। अगर आप स्फेरिकल के केस में ले रहे हो तो फिर जो है ना रेडियस वगैरह कितनी है, तो कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। तो आपका इसमें भी असर्शन ठीक है और रीज़न आपका गलत है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कांस्टेंट। कह रहा है कि अगर ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, अपन ने सबसे पहले ही इसको पढ़ लिया है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इस तरह से रैंडम मोशन हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर पोलराइजेशन की बात कर रहा है, ये जो है ना आपका कांस्टेंट होगा। तो ये जो कांस्टेंट लिखा है ना कांस्टेंट, ये गलत बात है क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें रैंडम मोशन कंटिन्यूसली हो ही रहा है। तो जो पर यूनिट वॉल्यूम है ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो ये सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएंगे, तो इनके पास नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और एक और बात, तो अभी क्या है, इनका डायपोल मोमेंट नेट जो है जीरो है, जिसको आपने डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहा है। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक ईच मॉलिक्यूल हैज टेम्परेरी डायपोल मोमेंट। कह रहा है कि ईच मॉलिक्यूल, पूरे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, हर एक मॉलिक्यूल के पास कह रहा है टेम्परेरी डायपोल मोमेंट होता है। जब मैंने इसको पेंसिल से उसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने ऑलरेडी इस पे क्रॉस लगा दिया था, ठीक है। तो टेम्परेरी डायपोल मोमेंट नहीं होता भाई, इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, हमेशा के लिए परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। हर किसी मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन वो बात अलग है कि जब ये झुंड में रखे होते हैं ना तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को डायरेक्शन के कारण ये कैंसिल करते हैं। तो टेम्परेरी डायपोल मोमेंट यहाँ पे लिख के दिया हुआ, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया बिकॉज उसने कांस्टेंट लिख के दिया था, इसको देना चाहिए था जीरो। तो ये वाला आपका असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? इसमें डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहा जा रहा है टू एडजेसेंट कंडक्टर कैरिंग सेम पॉजिटिव चार्ज हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। भाई कह रहा है कि मान के चलो दो कंडेंसर है, ठीक है, सॉरी कंडेंसर कह रहा है, कंडक्टर कह रहा है, कंडक्टर कह रहा है, कंडेंसर का मतलब कैपेसिटर होता है। तो दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर मान के चलो आपके पास ए हो गया और दूसरा कंडक्टर आपके पास बी हो गया। दोनों के पास जो है ना सेम पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो 2 कूलाम का, इसके पास भी 2 कूलाम का। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यानी कह रहा है कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। क्या ये सही बात है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। मान के चलो कि दोनों पर सेम पॉजिटिव चार्ज है, यह आपका स्फीयर है और यह आपका बहुत बड़ा स्फीयर है, या फिर यह आपका स्फीयर है, यह आपका जो है प्लेट्स हैं, मतलब सिलेंडर है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है,
ठीक है ना, दोनों पर सेम चार्ज है, इसके बाद भी दोनों का सरफेस एरिया या वॉल्यूम सेम नहीं है, तो फिर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज गिवन टू इट। भाई पोटेंशियल तो चार्ज पर डिपेंड करता है, ठीक है, जितना चार्ज देते चले जाओगे उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो पोटेंशियल तो चार्ज पर डिपेंड करता है, लेकिन कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल डिपेंड करता है। तो उसने डज नॉट लिखा है, तो इसका मतलब दोनों ही आपके ऑप्शन गलत हो गए, तो आपका डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ भी नहीं करना है, इन वीडियोस को अगर पॉसिबल हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, लेकिन बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, बिकॉज ये मिस कर दिया ना तो आप ये मिस कर दोगे एग्जाम में। बहुत ज़रूरी है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच पाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, इनको एक बार जरूर चेक करें।